ये एटम के बारे में। एटम, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, इस टाइप की चीजें जो है आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एटम से। एटम आपको याद होगा मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी भैया एटम की। अगर हम बात करते हैं एटम की, तो एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा था, द स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ एनी किसी भी सब्सटेंस की जो सबसे छोटी एंटाइटी होती है उसको क्या बोला था भाई हमने, एटम बोला था। ठीक है, तो एटम की जब बात आती है तो सबसे छोटी एंटाइटी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद क्या आता है, जो एटम है, एक अपना साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम को क्या किया था, एक तरह से बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एटम को इंट्रोड्यूस करते हुए उसने एटम के बारे में अपनी एक क्या दी थी, थ्योरी दी थी। तो वो आपके सिलेबस में है तो उसको एक बार पहले कर लेते हैं। क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एक्चुअली बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने पूरा ही एक एटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि एटम एक्चुअली होता क्या है, किस टाइप्स के उसकी प्रॉपर्टी पर एलिमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। ठीक है, और उसके बारे में और भी काफी जानकारी उसने क्या दी थी, प्रोवाइड हमें करवाई थी। तो इसी तरह से चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट है, इसके कुछ 5-6 पॉइंट है आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले जो इसका पॉइंट है वो क्या है कि ऑल मैटर्स, क्या कि जो सभी मैटर है, सभी पदार्थ है, वो एक बहुत ही छोटे कण से मिलकर बना, जिसको क्या बोलते हैं भाई, एटम। ठीक है, अणु बोलते हैं उसको। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल सब्सटेंसेस are made up of very teeny particles, very teeny particles are known as atom। और उसने बोला था कि यही वो एटम, वो सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही बता देता हूं, एटम को इसने इनडिविजिबल बोला था। डाल्टन ने बहुत सारी इसमें ऐसी बात बोली होंगी जो आगे जाके गलत प्रूव हो चुकी हैं। तो आपको इसमें देख के कोई डिसाइड नहीं करना है कि हाँ भाई एटम की एक्चुअली आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इस चीज की यही डेफिनेशन होने वाली है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को काफी, इसके जो पॉइंट्स है वो चेंज कर दिए गए हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर। इसीलिए इससे डिसाइड करके आपको एग्जैक्ट दिमाग में ये नहीं बिठाना है कि हाँ भाई यही एटम है। ठीक है, ये जस्ट स्टार्टिंग में किसी भी चीज की इंट्रोडक्शन की जाती है, कुछ ठीक भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं। ठीक है, उस टाइप से इसको क्या करना है, आपको लेना है। ठीक है, एंड दिस टेक्स पार्ट इन केमिकल पहली तो बात यही आ गई बेटा, एटम्स जो सारे हैं वो मैंने कल बताया था आपको, किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारे एटम्स टेक पार्ट नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ आ गई बेटा, ये पोस्टुलेट। ठीक है, और दूसरा उसने बोला है एटम आर इंडिविजिबल एटम्स, क्या बोला बेटा उसने, इंडिविजिबल पार्टिकल्स बोला है एटम को। ठीक है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स दैट can't be created and nor
बी। अभी आपने कल एक टॉपिक किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें आपने किया था किसी भी एटम को, किसी भी मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, ठीक है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को काफी अच्छे से क्या कर दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा। तो थर्ड इसका पॉइंट क्या आता है, इसने बोला है कि मैंने कोई भी मेटल ले लिया, इसने बोला है कि एटम्स ऑफ ए गिवन substance or matter have atoms of a given substance have same mass and chemical properties। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है, इसमें बोला है कि मैंने कोई सब्सटेंस ले लिया बेटा, मान लीजिए ऊपर वाले को मैं रेज कर देता हूं, मान लीजिए बेटा मैंने लिया है क्या, यहां पे एक प्लेट ले ली आयरन की, आयरन के अंदर क्या होगी, आयरन की प्लेट किससे बनी होगी, उसके एटम से, ठीक। तो क्या होगा, जो एटम से बना है, इसने क्या बोला है, एटम्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, मैंने एक गिवन सब्सटेंस लिया, मान लो सब्सटेंस मैंने क्या ले लिया, एक आयरन की थिन शीट ले ली, ठीक है। तो आयरन की थिन शीट में मुझे क्या देखने को मिलेगा कि हर एक जो एटम है वो आयरन का है, हर एक एटम किस चीज का है, आयरन का है, चाहे मैं बीच से ले लूं, साइड से ले लूं या कहीं से भी ले लूं, तो ये आयरन का ही होगा। और इन सारे एटम्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। नॉर्मल सी बात है, अगर मैंने एक मेटल का लिया, आयरन का पीस लिया, तो सारे उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो किसके होंगे, आयरन के ही होंगे। ऐसी कोई बात तो नहीं होगी ना कि उसके अंदर दूसरी कोई चीज होगी। तो ये एक कॉमन सी बात है इसने जो बताई थी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका क्या आ गया भाई, फोर्थ पॉइंट इसने बोला द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट क्या, एटॉमिक मास एंड केमिकल। ये पॉइंट बेटा आगे जाके थोड़े से रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग। जो आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स में क्या है, आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम हो, कंपाउंड सेम होगा। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया किस चीज का, मान लीजिए क्लोरीन 17 और 35, क्लोरीन 17 एंड 37 सेम एलिमेंट है, सेम सब्सटेंस है। इसने बोला सेम सब्सटेंस होगा, उनका मास भी सेम होगा, मगर इनका मास क्या नहीं है बेटा, सेम नहीं है। ऐसा समझ में। तो ये कुछ मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसी की बेस पे आप एक अजम्पशन बना लोगे कि एग्जैक्ट ये थ्योरी है, ये एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके दो चार जो पोस्टुलेट्स थे वो क्या हो गए, अभी रॉन्ग प्रूव हो गए, ये आपको पता। इसमें आ जाएगा आइसोबार, ठीक है, वो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं। तो ये भी जो पॉइंट था ये भी क्या होने वाला है, गलत प्रूव होने वाला है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ गया, इसने 6 पॉइंट दिए थे बेटा जो आपके सिलेबस में है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि एटम्स है जो वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स रेशियो। इसने बोला है द एटम्स कंबाइंस विद ईच अदर, किस चीज के लिए, टू फॉर्म ईच अदर, नहीं ईच अदर इन ए फिक्स्ड
प्रोपोर्शन बाई फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास। मास के एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये मिलेंगे एटम्स और क्या बनाएंगे भाई, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। एंड सिक्स्थ पॉइंट, ये किसके कंसीडरेशन में था भाई, कंपाउंड के कंडीशन बाई मास टू फॉर्म कंपाउंड। और जो नेक्स्ट पॉइंट है ना भाई, वो पॉइंट भी इसी के कंसीडरेशन में है, किस चीज के, कंपाउंड के। इसने बोला है all the elements, all their relative number and kind of atom, all the number and kind of atom in a compound are fixed। इसका मतलब क्या है, इसने बोला कि कोई भी एटम है और कोई भी एटम का टाइप है, मतलब नंबर ऑफ एटम या फिर काइंड ऑफ एटम जो भी मिला होगा किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, वो हमेशा क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। फिक्स का मतलब है वाटर बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन ही क्या करेगा, हमेशा कंबाइन करेगा। नमक बनाने के लिए NaCl, सोडियम एंड क्लोरीन ही एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। इसका मतलब है इसके अंदर 1/8 का मास रेशियो होना चाहिए भाई, 1/8 का मास रेशियो ही क्या होना चाहिए, कंपलसरी है ये आपको। ठीक है, कल मैंने बताया था लॉ, ये किसके लिए है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फिर से बता देता हूं क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर किसी चीज का रेशियो है, जो कंपाउंड मिले हुए, किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए जो मॉलिक्यूल या एटम मिले हुए, वो एक फिक्स रेशियो में ही मिलेंगे, एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे। अगर रेशियो चेंज हो जाती है तो एटम भी, कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1:16 ये आ गया, यहाँ पे रेशियो चेंज हो गया अभी, तो कंपाउंड भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने बताया ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये क्या है, वाटर है बेटा आपका। तो आपको ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या आ गई, आपको समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा हमने बोला था अभी एटम की बात आती है, अब बात हमने किस की थी अभी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, चलिए अब हमने एटम के बारे में काफी जानकारी ली है, अब हम एटम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो हमने एटम को स्मॉलेस्ट एंटाइटी बोला था, ये आपको पता होगा। उसके बाद सेकंड बात क्या आती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को समझने से पहले बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा, जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक बार समझ लिया तो आपको ये सारे, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाने वाला है। एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख के, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देख के आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो एक बार छोटा सा पॉइंट, ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो आपको एटम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए मैं बता रहा हूं कि एटम था ना, जो सबसे पहले आपने अभी पढ़ा है कि एटम को सबसे पहले क्या बोला गया था, डाल्टन के द्वारा बोला गया था कि इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। मगर साइंटिस्ट ने मिलके क्या किया, एक एटम को 3 हिस्सों में क्या कर दिया, अभी फाइनली जोड़ तोड़ करके तोड़ दिया उसको। ठीक है, तोड़ने के बाद 3 चीज मिली हमें, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, अगर आपको पूछे कोई सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैंने अभी आपको बताया कि डाल्टन ने बड़े जोर से एक चीज बताई, जोर शोर से, कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, भी सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मगर कुछ साइंटिस्ट ने जोड़ तोड़ लगा के इसको खत्म करने के लिए क्या किया, एक एटम को क्या कर दिया, तोड़ दिया गया है। ठीक है, तोड़ने के बाद एटम को क्या 3 हिस्सों में मिला। पहला मिला इलेक्ट्रॉन, सेकंड मिला
प्रोटॉन, थर्ड मिला न्यूट्रॉन। ये आपके क्या हुई, एटम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या है बात जो भाई इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, तो क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा भी, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर है भाई पॉजिटिव चार्ज, एंड थर्ड न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है भाई, न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है। आगे आपको समझ में, एटम को क्या है, 3 बातें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब बात चली कि अगर चलिए हमें पता है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, हार्ट है, लंग्स, ठीक है, लंग्स है, ब्रेन है, आइज है, हम हर कुछ है, मगर हर एक की एक फिक्स पोजीशन होती है ना बेटा। तो उसी तरह से बोला गया कि आपने चलो ये बता दिया कि हाँ भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, मगर इनकी पोजीशन बताइए। तो क्या बताया गया कि एक एटम एक स्फीयर की शेप का होता है। स्फीयर तो बना नहीं है जो मैंने बनाया है ना, अब तो बन गया, स्फीयर बन गया अभी। तो उसने क्या बोला, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर की शेप में क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज उसके बीच में होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है किसके, एटम के बीच में होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा एटम का, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मान लीजिए ये हो गया। ये आपके हो गए प्रोटॉन भाई, और ये जो ब्लू कलर के ये मैंने बना दिए हैं न्यूट्रॉन, क्या कर दिए, बना दिए हैं। तो आपको एक सीधी सी बात पता चल रही है कि सेंटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ठीक है। पहली बात तो ये उसने बोला कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, और फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स किसको बोल सकते हैं भाई, पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। एक फिक्स पाथ है जो क्या है इस तरह से, ये कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। क्या वो 2 बातें बताइए मैंने, क्या कि जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं वो किसी भी एटम के बीच में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए इनको मैंने क्या बोल दिया, इनको मैंने क्या बोल दिया, इनको बोला, मान लीजिए मैंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया। इन चीजों को मैंने बोल दिया अभी प्रोटॉन, और इस ब्लू को, सॉरी ब्लू तो मैंने बता ही दिया, और ब्लैक वाले को मैंने क्या बोल दिया अभी, ब्लैक वाले को बोल दिया न्यूट्रॉन। तो आपको अच्छे से ये दोनों चीज समझ में आ गई। तो अब क्या है, आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल गए, ठीक है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स क्या है। जब बात की गई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन की, तो क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इन सेल्स के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, इन्हें फिक्स पाथ में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। कहां पे, यहां पे, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां 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 सारी जगह, ठीक है। मतलब चारों सेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भी, ठीक है। और अगर मैं बात बताता हूं सेल्स कितनी मानी गई, 4, सेल्स को कितना माना गया, 4। ये सब सेल है, इनको मैं लिख देता हूं सब सेल्स। और सब सेल की बात आती है, मैं इनको डिनोट कर देता हूं। मान लीजिए ये मैंने कर दी के, ये कर दी एल, ये एम और ये एन। आपको समझ में आ गया कि मैंने 4 सेल को क्या किया है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैंने 4 लिख के, एल एम और एन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल, ठीक है। किसी भी एटम में जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन है कहां, अगर 4 सेल में है तो किस तरह से है, अब ये तो किसी ने नहीं बताया था तब तक कि इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होता है, 2 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है, 100 भी होता है। उसके अकॉर्डिंग इनको कैसे डिवाइड किया जाए, तो उन्होंने क्या बोला कि जो ये है ना, जो सबसे पहले है, इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेकंड में
8, ठीक है, थर्ड में 18 और लास्ट में 32। इस तरह से क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन बोला गया है, ठीक है। मगर जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात में ये था भी उसकी नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। 2n² से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने कोई भी सेल, एक सेल के L, M और N, बोलेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सेल है, तो 2n²। मान लीजिए इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी 3, ये 4, ठीक है। मान लीजिए मुझे बोला जाए कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 गुना में 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 2। सेकंड में कितना आ जाएगा, 2 गुना में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 गुना में 2, 8, तो 8। थर्ड में 18, इस तरह से 3 पुट करेंगे, 3 3 9 दूनी 18 और 4 4 चौक 16 दूनी 32, इस तरह से, ठीक है बेटा। मगर जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, ये तो है कि एक सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इन सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये अगर टॉपिक आ गया तो आपको थर्ड चैप्टर भी आ गया। और अच्छी बात ये है आपको फोर्थ चैप्टर का टॉपिक है, तो फोर्थ चैप्टर भी ज्यादातर इसी की बेस पे है आपका, ठीक है। तो बात क्या हुई, अब डिस्ट्रीब्यूशन, अब टॉपिक आ गया छोटा सा कि इन सेल्स में अब इलेक्ट्रॉन बांटने की बात आए तो कैसे बांटेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, पहले हम 2 देंगे, फिर हम 8, फिर 8, फिर 18 देंगे। तो यहां तक अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, कितने तक, 20 तक आपके सिलेबस में होगा, 20 या 25 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, उससे आपके 9th क्लास को उससे आगे करने की खास जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और वैसे अगर मैं बात बताना चाहूँ तो आपको जितने एटॉमिक नंबर याद हो गए, जैसे आपको टेबल्स होती थी बचपन में, जितनी ज्यादा याद होगी आपको उतना ही अच्छे से मैथ आ जाएगा। मगर इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर जितनी अच्छे से आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होंगे, उसी तरह से क्या होगा, आपको अच्छी तरह मिल जाएगा। ये आपको आ गया भाई समझ, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको मोस्टली टॉपिक क्या आ गया समझ में। आपको याद रखने की क्या चीज है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बीच में होते हैं सारे, पहली बात। इलेक्ट्रॉन सेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सेल टोटल कितनी है, 4। पहली सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और लास्ट में 32। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल निकालने का फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। n क्या होता है, सेल नंबर, सेल नंबर 1 2 3 4, ये आ गया। उसके बाद आ गया कि किसी भी सेल के अंदर अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे करेंगे, 2 8 8 18, ये आपको आ गया समझ में, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, ये आ गया। अब आपको बिल्कुल आसानी से चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नहीं पता था, आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर सकते। अब आपको इनके बारे में एक जानकारी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एटम, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात किसकी करते हैं, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर में क्या बोला गया है कि कोई भी, सबसे पहली बात, कोई भी एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एटम की फॉर्म में कोई भी चीज क्या मानी जाती है, न्यूट्रल मानी जाती है। मान लीजिए मैंने सोडियम को माना तो ये एक न्यूट्रल चीज होगी। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज और ना ही नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा कि जब मैं एटम की बात करता हूँ, खाली एटम की बात करते हुए मैं किसी चीज को न्यूट्रल मान के चलूंगा। ये दोबारा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई कि किसी भी चीज को अगर एटम लेता हूँ तो उसको न्यूट्रल की कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, मैंने बोला है कि एटम क्या है, एक न्यूट्रल चीज है
उसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन को मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता किसी भी चीज पे चार्ज देने के लिए या नहीं देने के लिए, क्योंकि वो खुद क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो मैं न्यूट्रल कैसे कर सकता हूँ सोडियम को, मान लीजिए इसके ऊपर 10 नेगेटिव है, तो न्यूट्रल करने के लिए मुझे कितने पॉजिटिव चाहिए, न्यूट्रल करने के लिए मुझे पॉजिटिव भी 10 ही चाहिए, ठीक है। या फिर किसी चीज के ऊपर अगर नेगेटिव 8 है और वो एटम की फॉर्म में है, मतलब वो न्यूट्रल में है, तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव भी कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। आपको समझ में आई ये चीज कि किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल। आगे समझ में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, ठीक है। तो अब हम इसी बेस पे क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं किसकी, एटम की। तो जब हम एटम की डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर की जब हम डेफिनेशन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन ए एटम। किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और आएगा, और ले सकते हैं, क्योंकि एंड का मतलब हो जाता है प्लस, ठीक है। एंड का मतलब होता है और जमा, और का मतलब होता है और वो दूसरे वाला या, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे बात कर सकते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एटम, the total number of electron and proton in an atom is known as atomic। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो एटॉमिक नंबर मस्ट याद करने, मस्ट बोल सकते हैं इसको, इसके बिना किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। एटॉमिक नंबर अलग अलग को क्या क्या है, अलग अलग है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम के 2, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम 13, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 17। इसीलिए आपको एटॉमिक नंबर 1 to मिनिमम 25 कर लोगे बहुत अच्छा, एटलीस्ट आपको 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद होने जरूरी है। इससे आपको क्या हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा अंदाजा होगा किस चीज का, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये हो गया अभी आपका एटॉमिक नंबर। ये फिर से बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी एक एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो सेकंड आ गया एटॉमिक मास। जब हमने बात की हुई किस चीज की, एटॉमिक मास की, तो आपको एक सिंपल सी बात है, जब मैं एटॉमिक मास को लेता हूं तो एटॉमिक किसी भी चीज को मापने के लिए, मास को मापने के लिए या किसी भी चीज को मापने के लिए, डिस्टेंस को मापने के लिए, मैंने डिस्टेंस को मापने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले मैं क्या करता हूं, एक डिस्टेंस लेता हूं 1 किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की। अब 1 किलोमीटर से कोई चीज जितने गुना क्या होगी, बड़ी होगी, वो उतनी ही क्या हो जाएगी, वो उतनी ही क्या होगी, लंबी हो जाएगी। आई समझ में। किसी भी चीज को मापने के लिए सबसे पहले हमें एक यूनिट उठानी पड़ती है, वो यूनिट क्या करनी पड़ती है, वो यूनिट फिर उससे कोई चीज जितने मल्टीप्लाई, जितने टाइम्स मोर है, वो उतना ही क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसी चीज करते करते बेटा हम किसके पास आए, इसी तरह से यूनिट खोजते हुए हमें क्या मिला, कार्बन 12, कार्बन का 12 आइसोटोप। तो जब कार्बन 12 जो हमने लिया तो क्या किया, कार्बन 12 का एक एटम लिया, वो कार्बन का वो एटम जिसका एटॉमिक मास कितना भी 12, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 12 हिस्सों में बांट दिया, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मान लो 12, कोई भी, मतलब ये इक्वल हिस्से हो गए, इक्वल इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, कितने, 12। और इन 12 हिस्सों में क्या किया मैंने, एक हिस्सा, एक इसका पार्ट क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। मैंने क्या किया, एक हिस्सा क्या कर लिया, निकाल लिया। निकालने के बाद मुझे क्या मिला, ये मिल गया भाई, ठीक है। तो ये क्या, 1/12 किसका, ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है, कार्बन 12, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आई कि मैंने क्या किया, एक कार्बन के 12 हिस्से किए, एक कार्बन एटम के, कार्बन 12 के क्या किए, 12 डिवीजन किए, 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, उसका एक पार्ट उठा लिया, 1/12 हो गया। अब इसको मैंने यूनिट माना 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है बेटा, AMU वो यूनिट है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी एटॉमिक मास को मापा जाता है। ये क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको पता चला भी कि क्या है, 1/12 तो कार्बन 12 इज इक्वल टू 1 AMU। अब सिंपल सी बात है, मुझे एक यूनिट मिल गई है, इसको मैंने एज 1 मान लिया। अब मेरे पास सीधा सा एक चीज है, इससे कोई चीज जितने गुना होगी, मान लीजिए 10 गुना है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 10। कोई इससे 5 टाइम्स है तो उसको 5, ठीक है, AMU आ गई भी समझ में आपको। और कोई 6 टाइम है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4। इस तरह से क्या होगा, मुझे एक यूनिट मिल गई। इस तरह से आपको क्या पता चला कि एटॉमिक मास को क्या करने के लिए, एटॉमिक मास को मापने के लिए हमने एक यूनिट उठाई, जो क्या था, कार्बन 12 का 1/12 भाग। अब सिंपल सी बात है, 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे क्या मिला, एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं इसकी बेस पे क्या करता हूं कि एटॉमिक मास की क्या लिखता हूं, डेफिनेशन लिख देता हूं। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखते हुए हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखता हूं तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बनती है भाई, क्या होता है बेटा, द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का एटॉमिक मास इज द टाइम्स इट इज हैवियर देन, किससे हैवियर, कितने, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स एनी एटम हैवियर देन 1/12 part of 1/12 part of कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम से कोई भी चीज जितने गुना, जितने टाइम्स क्या होगा, हैवियर होगा, उतना ही क्या होगा, उसका एटॉमिक मास होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए मैंने अभी सोडियम का लिखा था 2 सेकंड पहले, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 23, इसका एटॉमिक मास होता है 23। और 23 की बात करें तो इसका मतलब ये कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से, मतलब 1/12 ऑफ कार्बन 12 गुना में ये उससे 23 गुना वेट था इसके अंदर। वो मान लीजिए 1 ग्राम था तो ये कितना हो गया, 23 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है, तो इसका मतलब कार्बन 112 से, ऑफ कार्बन 112 से कितने गुना है, 16 गुना वेटेड है। अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास क्या आ गया, समझ में आ गया है। एक छोटी सी बात, जस्ट छोटी सी बात हो रहा है कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास, atomic mass of any atomic mass of any substance is element लिखो of any element और atom भी लिख सकते हैं, is
रफली, नॉट ऑलवेज इक्वल। होता दोगुना ही है, होता है लगभग ज्यादातर यही होता है, मगर ऐसा नहीं है कि हर एक में, ठीक है, 10 में से 1-2 में अलग भी हो सकता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रफली डबल ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। मैंने भी आपको क्या बोला है कि किसी भी चीज का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक जो मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर से रफली क्या होता है, ट्वाइस होता है, डबल होता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है, तो मास क्या होगा इसका, इसका मास सॉरी कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और इसका मास कितना हो गया 12। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, इसका हो गया 14, ठीक है। सल्फर का कितना होता है 16 और इसका 32। सोडियम का कितना होता है 11, मगर इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। इस तरह से आपको एक आधा जो एलिमेंट है उसके अंदर क्या मिल सकता है, हल्का फुल्का अलग मिल सकता है, नहीं तो लगभग हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके एटॉमिक नंबर से क्या होता है ट्वाइस होता है, ठीक है बेटा। तो अब हम तो अपना भी अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा अपना, मास, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास एक छोटी सी डेफिनेशन है बेटा, इसका मतलब है ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है बेटा, एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम। मतलब अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में मापा गया है। अभी हमने क्या बताया था कि जो एटॉमिक मास है AMU, मतलब कार्बन 12 का जो एक पार्ट था उसको क्या लिया गया था 1 AMU के अकॉर्डिंग, और जब 1 AMU की जगह हम उसको ग्राम में डिनोट करते हैं ना, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, तो उसको क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एटॉमिक मास measured in ग्राम। किसी भी एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट करना, किस में लिखना, ग्राम में लिखना। जैसे मैंने क्या था, मान लीजिए मैंने सोडियम को लिखा तो दैट इज 23 ग्राम, आगे समझे। मान लीजिए मैंने कार्बन को लिखा तो कार्बन 12 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ये आपका समझ में आ गया। इससे क्या है, क्या किसी भी एटॉमिक मास को किस में लिखना, ग्राम्स में लिखना, दैट इज इट्स एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। आगे भी समझ में। उसके बाद आपके आता है मोलिक्यूलर मास। उसके बाद आपको क्या आ गया अभी, मोलिक्यूलर मास। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है मोलिकुलर मास, किसी भी आपके चैप्टर में जरूर आएगा, किसी भी फॉर्म में आए, एग्जाम में जरूर आएगा, टेस्ट में भी बोल देते हैं टीचर काफी। तो क्या होता है मोलिकुलर मास, किसी भी चीज का मोलिकुलर मास क्या करना, ठीक है, मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास क्या होता है, द टोटल। हाँ तो भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई ग्राम एटॉमिक मास। तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास की जो भी आप पे जगह आती है तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था कि एटॉमिक मास जो होता है वो किस में, एटॉमिक मास जो होता है उसको हम किस में, AMU में डिनोट करते हैं। हमने अभी बोला था कि एटॉमिक मास को किस में, एटॉमिक मास यूनिट में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है एटॉमिक मास। और अगर मैं सिंपली उसको ग्राम में लिख देता हूं, अगर मैं उसको सिंपली ग्राम में लिख देता हूं तो ग्राम में लिखने के बाद क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास में। तो आपको एक चीज समझ में कि हमें कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट हमें क्या करना है, AMU की जगह पीछे उसको कैसे लिख देना है, ग्राम में लिख देना ना। हमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी
जैसे अगर मैं ले लेता हूँ कार्बन का, तो अगर मैं उसका एटॉमिक मास लिखता हूँ तो उसको लिख देंगे 12 AMU, और अगर उसका मैं ग्राम एटॉमिक मास लिखता हूँ तो उसको क्या लिख देंगे 12 ग्राम। और नॉर्मली जब हम लिखते हैं ना भाई, तो ग्राम में ही लिखते हैं, क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है भाई, ग्राम होती है। ऐसे ही मैं ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो यहाँ पे AMU और यहाँ पे 16 ग्राम हो जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में, छोटी सी बात है, इतनी बड़ी कोई बात है नहीं है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या हो गई, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट जो आ गया, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, एटलीस्ट 9th के लिए तो है ही भी, और केमिस्ट्री के लिए तो आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, हर चीज क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी आपका, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात करते हैं बेटा, तो मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जितने भी यार, तो हम बात करते हैं भाई मॉलिक्यूलर मास की। जहां पे मॉलिक्यूलर मास की बात आती है तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है। मॉलिक्यूल बनता है, एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं या मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने पहला मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने बोला था कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन अकेले नहीं रह सकते, वो किस फॉर्म में रहते हैं, या तो ऑक्सीजन O2 H2 या N2 फॉर्म में। अब मुझे पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, एटॉमिक मास कितना है 16, तो 16 अगर मास है तो ये O2 का 16 नहीं है, ये किसका है बेटा, O का 16 है, और O का 16 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, O की गुना में 2, दैट इज 16 into 2 that is 32। तो आपको ये समझने की जरूरत है थोड़ी सी। हाइड्रोजन एक एटॉमिक मास होता है, 2 गुना में 2 हो गया, 14 किसका होता है, नाइट्रोजन का, 2 गुना में 28 हो गया, ठीक है। तो आपको ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिखता हूं, तो मॉलिक्यूलर मास की द टोटल मास contributed by all atoms present in किसके अंदर बेटा, एनी किसी भी कंपाउंड के अंदर जो क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे मिलके बेटा आपका कितना एटॉमिक मास कंट्रीब्यूट करते हैं, वो आपका क्या होगा, एटॉमिक मास टोटल, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। तो ये चीज आपको समझ में आई भी। इसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं दूसरी लिखना पसंद करूं तो क्या हो गया, द combined mass of total of all atoms present in any कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है बेटा, कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एटम है उन सब का कलेक्टिवली जो मास होगा टोटल मिला के, ठीक है। कलेक्टिवली का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक वेइंग मशीन ले ली, मैं इसको थोड़ा सा एक डेफिनेशन को मिटाई दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैंने इसको मिटाते हैं तो लिख लें क्या, कि मैंने क्या किया, एक वेइंग मशीन ली, मान लीजिए मैंने एक वेइंग मशीन ली, यहाँ पे इसका डिजिटल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर दो चीज रखी, मैंने एक तो रखा बड़ा सर्कल मतलब स्फीयर, और एक छोटा स्फीयर। बड़े स्फीयर का मान लीजिए वेट कितना आ गया 8 किलोग्राम, और छोटे का आ गया 5 किलोग्राम। तो अब मैंने बोला कि दो इसके अंदर दो टाइप के स्फीयर है, ए एंड बी, तो अब आप इसका टोटल मास निकालिए, टोटल जो वेट है वो निकालिए। तो आप क्या करेंगे,
a प्लस बी कर देने वाले हैं। 8 प्लस 5 दैट इज 13। आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अगर मैं एक दूसरा केस लेता हूं छोटा सा, ये तो आपको आसान है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम वेइंग मशीन के अंदर मैंने 5 गोले रखे, 3 बिल्कुल सेम साइज के और 2 थोड़े से छोटे। इसका मतलब मैंने टोटल मिला के 2 टाइप के क्या रखे हैं, उसके ऊपर एटम्स रखे हैं, एटम्स ए टाइप एंड एटम बी टाइप। मुझे दिया गया कि एटम ए टाइप के हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो एटम है उसका एटॉमिक वेट है 2 किलोग्राम और जो छोटे वाला है उसका है 1 किलोग्राम। तो मुझे ये आपको पता चल गया। तो अब मुझे बोला जाता है इनका टोटल वेट निकालो। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल ए कितने हैं 3 गुना में एक का कितना है 2 प्लस इनके बीच में प्लस बी में कितने हैं टोटल 2 है और एक का वेट है 1 किलोग्राम। तो कितना आ गया 3 दूनी 6 प्लस 1 2 1 जा 2 6 प्लस 2 8 किलोग्राम इसका क्या आ गया आंसर आ गया। सेम थ्योरी बेटा, सेम वे, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज किसके ऊपर लगती है, अपने मॉलिक्यूलर मास के ऊपर लगती है। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मुझे बोला CH4 का निकालो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक मास याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कितने हैं 1 है, प्लस में 4 कितने हैं हाइड्रोजन। ये आपको समझ में आया यहाँ तक? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस में 4 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो टोटल आ गया 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम। मेरा क्या आ गया ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या आ गया मेरा 16 ग्राम आ गया। तो इस तरह से आपको क्या आ गया समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लिखने वाला हूं, उन प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करेंगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी, अगर आपने सारों का आंसर ठीक निकाल दिया, मैच करेंगे अभी, तो क्या होगा आपको ये मोलिकुलर मास का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। हम निकालेंगे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पहला, दूसरा हम निकालेंगे HCl का, थर्ड हम निकालेंगे NaCl, फोर्थ हम निकालेंगे C6H12O6। ठीक है, H2O, 5 हम निकालेंगे H2O का और 6 हम निकालेंगे CO2 का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है 5 चीजों का एटॉमिक वेट निकालना, एटॉमिक मास मोलिकुलर मास निकालना। इसका मोलिकुलर मास आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके निकाल के देखिए। अगर नहीं आता है फिर आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे, नहीं तो आप जस्ट आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मैं H2SO4 का निकालता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ कहीं भूल ना जाए HCl, और किसका निकालना है NaCl का भी हमें निकालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं H2SO4 का निकालता हूँ। H2SO4 में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए कि टोटल कितने कौन कौन से एटम मिलके बना है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, 3। तो हाइड्रोजन कितने हैं 2 गुना में, हाइड्रोजन कितने हैं 2, सल्फर कितना है 1, प्लस में ऑक्सीजन कितनी है 4। ये आपके पास क्या आ गया, पूरा स्ट्रक्चर आ गया इसका। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 2 प्लस में 32 किसका होता है, सल्फर का, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। तो क्या आ गया 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम। ये हमारा इसका क्या आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया है H2SO4 का। ठीक है भाई, अब HCl का करते हैं। HCl का हमारे पास क्या, हाइड्रोजन का 1 गुना में, हाइड्रोजन गुना में 1 प्लस क्लोरीन 1 ही है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35, तो टोटल कितना आ गया 36 ग्राम किसका आ गया इसका। ठीक है भाई, ये अपने 2 आ गए। उसके बाद हम थर्ड करते हैं किसका, NaCl का। अब हम किसका करते हैं NaCl। NaCl में क्या है, सोडियम कितने बेटा, 1 सोडियम है,
Na+Cl, सोडियम का कितना गया 23, क्लोरीन का 35, कितना आ गया 35.5, कितना आ गया 58 ग्राम इसका मेरा क्या आ गया आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद CO2 का निकालते हैं। कार्बन कितने हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गुना में 2, तो कार्बन कितना आ गया 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना आ गया 12 प्लस 32 कितना आ गया 44। ये आपका क्या आ गया अभी आंसर आ गया। अब अपने पास केवल 2 चीज रह गई, एक तो ग्लूकोज एंड वाटर। ये चीज आप खुद निकाल के देखेंगे। ठीक है, इसका अगर आपको खुद से आंसर निकल जाता है तो क्या होगा, आपने ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। इसका मैं आंसर बता देता हूं दोनों का, क्या आंसर इनका होने वाला है। तो भी इनका आपका टोटल जो होने वाला है वो क्या होगा भाई, आपका जो टोटल एटॉमिक मास होगा इन दोनों का, वाटर का होगा 18 और इनका होगा 118 एंड 180 ग्राम इनका क्या होगा टोटल आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक बार इनका निकाल के देखेंगे दोनों का, और अगर आपको कुछ और करने हैं, इनका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, तो निकालेंगे NH3 MgCl2, ठीक है, CaO और लिख लीजिए C2H6, नहीं तो C6H5। ठीक है, ये लिख लीजिए, इनका निकालेंगे आप सिंपली। ठीक है, अगर आपका इनका आंसर निकल जाता है तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।